हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें लास्ट की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 समझाए थे। आई थिंक कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। और अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर इस चैप्टर की पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके जितने भी लेक्चर्स अब तक अपलोड हैं उन्हें ज़रूर देख लेना, क्योंकि पहले वाला समझे बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, नहीं हो सकते। तो वो ज़रूर देख लेना। तो आज करते आगे वाले क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे। 14 क्वेश्चन आपने करना है। 12th क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसका हमने डायरेक्ट यूज़ किया था थ्योरम में। आई थिंक क्वेश्चन में किया था हमने एक जगह, तो देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन तो आप करोगे ही, आपके लिए छोड़ा ही मैंने। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल कुछ ही नहीं है। तो सिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जितने भी हो पाएंगे। तो 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो। ये देखो, प्रूव दैट अ ग्रुप G is abelian if every element of G except the identity element is of order 2। ये क्या कह रहे हैं कि प्रूव करो, क्या प्रूव करो कि एक ग्रुप, कोई भी ग्रुप एबिलियन होगा इफ़, कब? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ग्रुप का हर एक एलिमेंट एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑफ ऑर्डर 2। कोई भी ग्रुप जी एबिलियन ग्रुप जब बनेगा जब उस ग्रुप का हर एक एलिमेंट सिवाय आइडेंटिटी के क्या होगा, 2 ऑर्डर का होगा। अगर कोई ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के हैं एक्सेप्ट किसके, आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा 1 होता है, तो वो ग्रुप एक एबिलियन ग्रुप होगा। तो ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है। ठीक है जी, देखो हमारे पास हम ले लेते हैं कि ए का ऑर्डर ना 2 है। मैंने ले लिया कि ए कोई एलिमेंट है, भी लिख रही हूँ। क्या लिया है मैंने? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ग्रुप जी जिसमें कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ये क्या है, ये मैंने कैसे डिफाइन किया है? ये एक ऐसे ग्रुप का एलिमेंट है जिसमें आइडेंटिटी नहीं है और ये उस हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। ए का मतलब यहाँ पे उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये चीज़ हमने मान ली, लेट करके हम ये चीज़ चले। ठीक है जी, अगर ऐसा है ए का ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि ए की पावर 2 करने पर आपको आइडेंटिटी मिलेगा। सिंपल सी बात है, तो ऑर्डर का मतलब यही होता है। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ई। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये यहाँ पे भी ये सेम चीज़ रहेगी, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी माइनस ई। ये उस ग्रुप के लिए है जिसके अंदर आइडेंटिटी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ई के इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर ए स्क्वायर ई के इक्वल है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, तो इसका मतलब क्या है कि पक्का ए इनवर्स के इक्वल होगा, है ना? क्यों? क्योंकि अगर ए इनवर्स के इक्वल है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड ए से, तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर, और ये क्या बनेगा? ए। यानी कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ई है तो इसका मतलब ए इक्वल टू ए इनवर्स है। अगर ये है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ई है। और ये किसके लिए है? ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है जी, तो अब हमने बिल्कुल फर्स्ट इसका आपकी बुक का एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर ग्रुप का हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स हो जाए तो वो ग्रुप कैसा ग्रुप हो जाता है? एबिलियन ग्रुप। मुझे क्या प्रूव करना था? यही तो प्रूव करना था ना, कि अगर कोई ग्रुप है ऐसा जिसमें, वो एबिलियन कब होगा? जब वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि आइडेंटिटी को छोड़ के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो? 2। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अगर हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स है और वो ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक एबिलियन ग्रुप होगा। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? एबिलियन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ शो करके दिखाते हैं ना, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप ग्रुप के 2 एलिमेंट मान लो। इसका सेकंड पार्ट आप कैसे कर सकते हो? आपने ग्रुप जी लिया हुआ है, आप ग्रुप के ना 2 एलिमेंट मान लो जी, जहाँ पर ना तो ए इक्वल है ई के और ना बी।
मतलब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा, आइडेंटिटी एलिमेंट तो इंक्लूड नहीं कर रहे, साफ साफ बोला हुआ है, आपने कोई दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है कि ए का ऑर्डर भी 2 है और बी का ऑर्डर भी 2 है, यानी कि ए स्क्वायर बी के इक्वल है और बी स्क्वायर भी ई के इक्वल है। आपको पता है कि ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को भी हम बी डॉट बी लिख सकते हैं। लेट दिस बी अ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। अब देखो, अब क्योंकि ये एक ग्रुप है, ग्रुप क्या है, जी ग्रुप है, एबिलियन प्रूफ करना, बट वो ग्रुप तो है और मैंने ये ग्रुप के दो एलिमेंट लिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर लो। अगर ए बी जी में बिलोंग कर रहा है तो फिर क्या होगा, ए बी भी जी में बिलोंग करेगा। अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है, बी जी में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी भी जी में बिलोंग करेगा, ठीक है जी। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए डॉट बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, जी के इक्वल। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसको एक एलिमेंट मान लिया और इसका ऑर्डर भी मैंने क्या ले लिया, 2। ए डॉट बी का ऑर्डर मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो इसका कि ए डॉट बी का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को कर दो पुट यहाँ पे। इसका क्या मतलब है, ए स्क्वायर डॉट इसका क्या मतलब है, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डॉट ए, बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी डॉट बी। तो मैं इसको आगे पीछे करके ऐसे लिख दूँ, ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी। कोई फ़र्क पड़ेगा, ए डॉट बी बनेगा ना। तो मैंने इसको, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ना, कॉम्पिटिटिव लॉ प्रूफ करना है बिलियन शो करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर ए डॉट, या फिर आप इस बात को ऐसे समझो, छोड़ो इसको भी, ए डॉट बी का स्क्वायर है तो वो कैसे लिखते हैं हम, ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, यानी कि ये 2 बार लिख दिया, ए डॉट बी का स्क्वायर है। अब इसका यूज़ कर लो यहाँ पे, देखिए कैसे यूज़ करते हैं इसका हम, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ई को मैं अगर ई इंटू ई लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ई को अगर मैं ई इंटू ए लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैंने इस ई को भी क्या लिख दिया, ई इंटू ई लिख दिया। अब ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रही। अब इस ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, एक बार तो इस ई की वैल्यू ये रख दो, ए डॉट ए, और एक बार इस ई की वैल्यू ये रख दो, बी डॉट बी, ठीक है, रख दिया। अब कैंसलेशन लॉ अप्लाई करो, एक बार तो लेफ़्ट कैंसलेशन अप्लाई करोगे, काटना नहीं है, लिख के दिखाना है, बाय अप्लाइंग लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। तो लेफ़्ट का मतलब ये लेफ़्ट वाला ए और ये लेफ़्ट वाला ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट बी। अब लगा दो राइट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ से क्या होगा, ये वाला बी और ये वाला बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी। बस ये तुम्हें प्रूव करना था एबिलियन प्रूव करने के लिए, समझ में आया। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको ये आसान लग रहा है तो भाई ये कर लो, ये आसान लग रहा है तो ये कर लो। 2 लाइन का है सिर्फ, एक एलिमेंट लिया उसको ऑर्डर 2 मान लिया, तो इसका मतलब ए स्क्वायर ई के इक्वल होगा और इसका मतलब ए इक्वल टू ए इनवर्स होगा। ये हम, अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये कैसे आया। अब यहाँ लिखोगे कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, उसमें अगर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद होता है तो वो क्या होता है, बिलियन। और 2 लाइन का ही प्रूफ था, तो आप उसको करके भी दिखा सकते हो, मर्ज़ी आप, ठीक है जी। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, जो अच्छा लगे जो सही लगे वो करके आना। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे, पढ़ो 7th क्वेश्चन क्या है। 7th और 8th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों ही PMI से होंगे, ठीक है। देखो, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप इन विच ए डॉट बी की पावर m इक्वल टू ए की पावर m बी की पावर m फॉर 3 consecutive integers m, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, देन शो दैट जी इज़ एबिलियन। जी कोई ग्रुप है जिसमें ये चीज़ है, किसके लिए है, ये 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर m, यानी कि m+1 और m+2, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। तो और हर ए बी मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो शो करो कि जी एक एबिलियन ग्रुप होगा। ग्रुप तो दे रखा है, एबिलियन हमें शो करना है, ठीक है जी। कंडीशन क्या दे रखी है, ए डॉट बी की पावर m इक्वल है ए की पावर m और बी की पावर m के, इफ जी इज अ ग्रुप इन विच दिस फॉर दिस, ठीक है। ये चीज़ आपको गिवन है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये m दे रखा है, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार,
m के लिए है तो m+1 के लिए भी होगी और m+2 के लिए भी होगी। आप इस क्वेश्चन को m मान के भी कर सकते हो और k मान के भी कर सकते हो, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट अस टेक पॉजिटिव इंटीजर k+1 और k+2। तो अगर k लोगे तो क्या हो जाएगी कंडीशन, k के लिए a+b की पावर k किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर k b की पावर k। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। फिर k+1 के लिए क्या होगा, a की पावर k+1 इक्वल होगा a की पावर, कुछ नहीं करना, m की जगह वैल्यू पुट करनी है बस, k+1 के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और k+2 के लिए क्या होगा, a.b की पावर k+2 इक्वल होगा a की पावर k+2 की और b की पावर k+2 की। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसको ही हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाली टर्म को तो ब्रेक नहीं कर सकते, k+1 वाली को भी नहीं कर सकते, तो k+2 वाली को ही हमें ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ab की पावर k+2 है, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, ab की पावर k+1 और ab, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती है, तो इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ab की पावर k+1+1 दैट इज़ k+2, ठीक है। अब इस ab की पावर k+1 की वैल्यू पुट कर दो। देखो ab की पावर k+1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से, सेकंड वाली इक्वेशन से क्या थी, इसकी वैल्यू a की पावर k+1 b की पावर k+1। यहाँ पे क्या लिख दूँ, a की पावर k+1 b की पावर k+1, ये तो इसकी वैल्यू पुट करी और ये टर्म तो एज इट इज़ रही। यहाँ लिख देना ये सेकंड इक्वेशन से आपकी आई है। और a b की पावर k+2 है तो इसको भी अलग अलग कर लो, a की पावर k+2 और b की पावर k+2, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब देखो a की पावर क्या है k+2, इसको तोड़कर ऐसे लिख दूँ, a इंटू ए की पावर k+1, बेस सेम पावर्स ऐड होंगी तो a की पावर k+1+1 a की पावर k+2 बनेगा। तो मैंने a पहले लिखा है, जान करके लिख रही हूँ, क्योंकि ग्रुप है और एबिलियन शो करना है, तो मुझे कैसे भी कैसे करके कॉम्पिटिटिव लॉ लेके आना है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए बनाना है। तो मैं इसीलिए टर्म्स को ऐसे लिखूँगी कि ताकि लेफ़्ट या फिर राइट कैंसलेशन लगा के वो सॉल्व हो सके। b की पावर k+2 है तो a की पावर k+1 के साथ रख लो b की पावर k+1 को, और b को रख लो अलग। ये तरीका है, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ a रखा है ना, तो यहाँ पे भी a रखो ताकि आप लॉ अप्लाई कर सको। यहाँ पे क्या है, a की पावर k+1, तो इसका मतलब ये a बनेगा और a की पावर k बनेगा, क्योंकि यहाँ a था तो मैंने यहाँ पे a ही रखा। यहाँ पे क्या है, b की पावर k+1, तो इसमें b बाद में है तो इसमें भी बाद में रखो b की पावर k और b, और a भी तो आपका था ही, तो a भी तो आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो पहले ही लगाओ लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। लेफ़्ट कैंसलेशन लगाओगे तो a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, a की पावर k+1 b की पावर k+1 b, यहाँ क्या बचेगा, a की पावर k b की पावर k b और a b, ठीक है, यही बचेगा। अब लगाओ राइट कैंसलेशन लॉ। क्या लगाओ, राइट कैंसलेशन लॉ। उससे क्या होगा, ये b और ये b कट जाएगा, बचेगा क्या, a की पावर k+1 b की पावर k+1, इधर क्या बचेगा, a की पावर k b की पावर k और a, कुछ रह गया क्या, हाँ b भी तो बचेगा ना, ये b ये a, ये वाला b कटा है ना सिर्फ, ठीक है जी। अब देखो a की पावर k+1 हमने इसको तोड़ के लिखा था ना, इसको दोबारा से इकट्ठा लिख लेते हैं, a b की पावर k+1 को, a की पावर भी k b की पावर भी k, तो इसको लिख दूँ ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये b, ठीक है। अब क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ तो a b की पावर k+1 है, यहाँ a b की पावर k है, इसको मैं ब्रेक कर कर ए बी की पावर k+1 को ब्रेक करूँगी तो क्या बनेगा, ए बी की पावर k और ए बी। देखो इसको ब्रेक कर दो, ए बी की पावर k और ए बी, यहाँ पे क्या, ए बी की पावर k और बी है, तो देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया क्या, ए बी की पावर k ए बी की पावर k दोबारा से लेफ्ट कैंसलेशन लगाओगे कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, ए बी इक्वल टू बी है, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमने कैसे किया, पहले एक चीज़ अलग अलग थी, इन दोनों को इकट्ठा करके इनकी पावर 1 कर दी, फिर ये k+1 था तो इसको दोबारा से अलग कर दिया,
तो यही चीज़ बस समझने की है कि प्रूव हमें कैसे करना है, और प्रूव करने में आपको ये कैंसिलेशन लॉ बड़ी हेल्प करती है, इसीलिए ये चीज़ें पहले समझाई गई हैं। ठीक है, तो हो गया एबिलियन ग्रुप प्रूफ। बस यही था कि आपको थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के एम के लिए ये चीज़ प्रूव करनी थी कि अगर ये कंडीशन दे रखी है तो वो ग्रुप पक्का एबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, इन रिजल्ट्स को ध्यान भी रखना। अगर कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट ये चीज़ आ रही है ए डॉट बी की पावर एम इक्वल है ए की पावर एम बी की पावर एम के, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको वो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा था ये ग्रुप तो एबिलियन ग्रुप बन रहा था। वो कब आएगा? जब ध्यान से पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हो गया 7 क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिल्कुल सेम एज इट इज़ है और छोटा सा क्वेश्चन है, करवाना तो नहीं चाह रही बट फिर भी बता देती हूँ। चलो देखो क्या दे रखा है 8 में जी। इसमें क्या दे रखा है? एबिलियन ग्रुप दे रखा है। क्या दे रखा है? इफ़ जी डॉट दिस एक एबिलियन ग्रुप है तो शो करो कि ए डॉट बी की पावर एन इक्वल होगा बी डॉट इसके। ये चीज़ आपको क्या करनी है? प्रूव करनी है। ठीक है जी, तो इसको हम पहले उसे करेंगे, PMI से करेंगे। पहले 1 के लिए, फिर के लिए और फिर k+1 के लिए। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू को 1 रख दूँ, के का मतलब यहाँ पे n है ना, तो n की वैल्यू 1 रखो। इस इक्वेशन में क्या बनेगी? a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो क्योंकि ग्रुप एबिलियन दे रखा है तो एबिलियन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या है? ये कंडीशन ट्रू है। अब क्या करेंगे? n इक्वल टू के लिए मान लेंगे कि क्या है? ये ट्रू है। तो क्या बन जाएगी? a डॉट बी की पावर के इक्वल बन जाएगी b की पावर के डॉट ए। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। तो अब प्रूव करेंगे किसके लिए? n इक्वल टू k+1 के लिए। तो क्या बन जाएगी? a डॉट बी की पावर k+1 इक्वल टू बी की पावर k+1 और डॉट ए। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। बस देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ए डॉट बी की पावर, देखो ए डॉट बी की पावर ये तो हमने लेट किया था क्योंकि के लिए तो हम लेट करके चलते हैं। मतलब मेरे को ये प्रूव करके ये आंसर लेके आना है। इस चीज़ को मैं ऐसे इक्वल नहीं लिखूँगी, ये सॉल्व करने के बाद ये आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, दोबारा लिख देती हूँ। ए डॉट बी की पावर k+1, इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो हमें दिखाई दे रहा ऑब्वियस सी बात है कि बी की पावर अगर k+1 है तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करेंगे भी क्योंकि ऊपर हमें इसकी वैल्यू गिवन भी है। तो क्या बन जाएगी? ए डॉट बी की पावर के और डॉट बी। तो ऊपर से देखो ए डॉट बी की पावर के की वैल्यू कितनी है? डायरेक्ट पुट कर दो, बी की पावर के डॉट ए और डॉट बी यहाँ लिख देना कि अपने फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बी की पावर की क्या है? ए डॉट बी। अभी प्रूव करके चुके थे कि ए डॉट बी किसके इक्वल है? बी डॉट ए के। वैल्यूज़ को नाम दे के इक्वेशन का नाम लिख देना, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। अब बेस क्या है दोनों का? बी। पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो ये क्या बन गया? तो हम लेके क्या चले थे? ए डॉट बी की पावर k+1 किसके इक्वल गया? बी की पावर k+1 डॉट ए के। तो इसका मतलब n इक्वल टू k+1 के लिए ये ट्रू है। तो बाय PMI ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट दो तरीके से दे रखी है। देखिए क्या दे रखी है। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है, प्रूव दैट इट हैज़ एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल्स टू ई, सेटिस्फाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई, और यू कैन से दैट prove that it has an element a not equals to e such that a inverse equal to a। कोई ग्रुप है अगर वो इवन ऑर्डर का है तो प्रूव करो कि उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो आइडेंटिटी तो नहीं होगा पर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ए स्क्वायर ई के इक्वल होगा या फिर उसका इन्वर्स वो खुद होगा। दोनों ही बात से सेम मतलब है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, देखो करते क्वेश्चन को स्टार्ट। मैंने मान लिया कि जी क्या है? कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो इवन ऑर्डर का है, तो इवन ऑर्डर का है तो मतलब फाइनाइट ग्रुप तो होगा ही।
और उसका ऑर्डर भी क्या है, इवन है, ऑफ इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर है तो मान लो कि उसका इवन ऑर्डर 2n है, क्योंकि n की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इवन नंबर आएगा, तो 2n हमने मान लिया। अब हम दो सेट्स लेके चलेंगे, ए एंड बी। किस तरह से लेके चलेंगे ए एंड बी, देखो बताती हूँ। ए और बी, ए के अंदर क्या है, एलिमेंट है जो कि सारे के सारे ग्रुप जी में से हैं। बी के अंदर भी एलिमेंट है जो कि सारे के सारे जी में से हैं। कंडीशन डिफरेंट है कि यहाँ तो हो सकता है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद हो, और हो सकता है कि यहाँ पे ना हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में प्रूव यही करना है कि भाई आइडेंटिटी के अलावा एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद होगा। तो दो ही कंडीशन हो सकती है ना, कि हो सकता है कि एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद हो और हो सकता है कि ना हो, तो हम ये लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब आपको ये बात तो पता ही है कि ग्रुप में आइडेंटिटी तो होती है, और आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी होता है। पता है ना, ये बात तो पता है, सबको पता है, समझा रखी है। आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी है। तो ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट है? देख के बताओ। ए सेट है। तो ये आइडेंटिटी को इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी किस में जाएगा, ए में या बी में? ए में जाएगा। क्यों? क्योंकि ए में हमने वो एलिमेंट्स लिए हैं जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट खुद का इन्वर्स खुद है। यानी कि हमारा जो ई एलिमेंट है वो कहाँ चला गया, अब ए में चला गया। हमारे पास ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 2n एलिमेंट्स थे। तो उन 2n में से एक एलिमेंट तो मुझे ए में मिल गया, तो मेरे पास अब बचे कितने एलिमेंट्स, 2n-1 एलिमेंट्स मेरे पास अब बच गए। ठीक है, जिनको मुझे क्या करना है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है एलिमेंट्स। ये आपने लिख लेना। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2n-l एलिमेंट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एंड बी। भी अब मेरे पास 2n-1 एलिमेंट्स बच गए जिनको मुझे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरे को देखना है ना कि भाई ए में कौन आएगा, बी में कौन आएगा। मेरे को तो सिर्फ आइडेंटिटी का पता था, है ना, तो मैंने तो वो काम कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज़ समझने की है थोड़ी सी। आप कोई भी एलिमेंट लो जो ई के इक्वल ना हो, ठीक है। देखो हम समझते हैं इसको थोड़ा सा। सपोज आपके पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, आपके पास ये एलिमेंट्स हैं। क्योंकि उसने कहा इवन ऑर्डर के हैं तो हमने इवन एलिमेंट्स यहाँ पे 10 एलिमेंट्स लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो कि 1 है, तो 1 तो आपका चला गया किसके अंदर, ग्रुप उसके अंदर चला गया, ए के अंदर चला गया। ये हम समझ रहे हैं कि ए के अंदर कौन जाएगा और बी के अंदर कौन जाएगा, ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। फिर इसको इस क्वेश्चन के हेल्प से हम समझेंगे। ठीक है, इवन ऑर्डर का लेना था, इवन ऑर्डर में ले लिया। तो मान लिया कि आइडेंटिटीज़ की 1 थी, तो 1 ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसका इन्वर्स वो खुद है। आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होंगे। ठीक है, यहाँ ए बना लो, यहाँ बना लो बी। तो ए के अंदर तो 1 चला गया। ठीक है जी, अब मान लो मैं बात कर रही हूँ 2 की। तो अगर 2 का इन्वर्स 2 ही है, अगर 2 का इन्वर्स 2 ही है, तो फिर तो सीधी सी बात है 2 इसके अंदर आ जाएगा। और अगर एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद है तो ऐसे तो सारे ही हो जाएगा। मान लो फिर 3 का इन्वर्स भी 3 है तो 3 इसमें आ जाएगा। 4 का इन्वर्स 4 है तो 4 इसमें आ जाएगा। 5 का इन्वर्स 5 है तो 5 इसमें आ जाएगा। मतलब अगर एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही है तो फिर बात ही ख़त्म भाई। फिर तो ए के अंदर ही सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और हम लिख देंगे कि सारे के सारे एलिमेंट्स खुद का ही इन्वर्स हैं। तो फिर तो वो एबिलियन होंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो इसका इन्वर्स हो। ये चीज़ तो हम लिखेंगे कि अगर ऐसा होगा कि हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स होगा तो फिर कुछ प्रूव करने के लिए बचा ही नहीं, है ना। तो अब हम प्रूव ये करेंगे कि अब मान लो कि भाई 2 का इन्वर्स 2 नहीं है। मैंने मान लिया कि 2 का इन्वर्स तो 2 है नहीं है। तो मान लो 2 का इन्वर्स कुछ भी, जो भी आपका मन करे। मान लिया कि 2 का इन्वर्स 4 है। तो 2 का इन्वर्स अब अगर 4 है, 2 का इन्वर्स अब अगर 4 है तो किस में जाएगा वो, बी एलिमेंट में। यानी कि 2 का इन्वर्स 4 किस में चला गया, बी में चला गया। तो अब क्या 4 का इन्वर्स 4 हो सकता है? आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि अगर 2 का इन्वर्स 4 है
तो क्या 4 का इन्वर्स अब 4 हुआ? नहीं। मतलब 2 अगर सेट बी में गया तो भाई 4 भी सेट बी में जाएगा। मैंने यहाँ पे ये लिखा कि 2 का इन्वर्स, देखो हम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स ले रहे हैं जिसका इन्वर्स वो खुद नहीं है। 2 का इन्वर्स खुद 2 नहीं है, लेकिन 2 का इन्वर्स 4 होने की वजह से क्या 4 का इन्वर्स अब 4 का भी हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर मतलब तो 4 इसको इसमें भी आना, 4 को भी इसी में आना पड़ेगा। यानी कि 2 अगर बी में आया तो 4 को भी साथ लेके आया। यानी कि एलिमेंट अगर बी में आ रहा है तो अपने इन्वर्स को भी साथ में लेके आ रहा है। मैं ये बात कहना चाह रही हूँ आपसे, ठीक है। 2 और 4 का भी काम ख़त्म हो गया। अब हमने एलिमेंट उठाया 3, मान लिया कि 3 का इन्वर्स ना 5 है, तो 3 इसमें तो आएगा ही। क्योंकि 3 का इन्वर्स 5 है तो भाई 5 को भी इसी में आना पड़ेगा। 5 भी इसमें आ गया। फिर बारी आई 6 की, तो मैंने मान लिया कि 6 का इन्वर्स 8 है, तो 6 का इन्वर्स वो खुद नहीं है तो 6 तो बी में आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में किसको लेके आएगा? अपने इन्वर्स को भी। तो 6 का इन्वर्स 8 है तो भाई 8 भी इसमें आ गया। अब कौन बचा? बचा 7। मान लिया कि 7 का इन्वर्स 9 है, तो 7 तो इसमें आया ही और साथ में 9 को भी लेके आया, तो बच कौन गया भाई अब? 10। तो 10 का इन्वर्स कोई हो सकता है क्या इन सब में से? ये सब तो किसी ना किसी के इन्वर्स है और आइडेंटिटी तो खुद का इन्वर्स है, तो 10 को तो अब इसके अंदर आना ही पड़ेगा। यानी कि अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कैसे केस क्यों आया? क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें से एक आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी तो ऑलरेडी ए ग्रुप में चली गई थी। बच कितने गए थे? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 9, और 9 में से सबकी पेयरिंग हो गई, 8 होगी 8 होगी, तो एक तो बचेगा ही खाली जब सबकी पेयरिंग हो गई तो उस एक को इसमें आना पड़ेगा। यानी कि आइडेंटिटी के अलावा मेरे को एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका इन्वर्स वो खुद है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिसका ऑर्डर 2 है। समझ रहे हो मेरी बात? ये सब कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया जो मैं आपको समझाना चाहा? कि इवन नंबर ऑफ ऑर्डर के अगर आप एलिमेंट्स लोगी तो आइडेंटिटी के अलावा पक्का एक एलिमेंट मिलेगा कि जिसका इन्वर्स वो खुद होगा। ये चीज़ हम प्रूव करके चुके हैं अभी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इवन थे और इसमें से एक आइडेंटिटी थी, तो बच गए 9। 9 में से 8 तो पेयर बना लेंगे और एक बच जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बस अब हम इसको इस क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन हमने ऐसे समझा था। अब देखो करेंगे क्या। तो लिखने का जो है वो बता देती हूँ। ये भी क्या लिखना सुन लो कि सो वी आर लेफ्ट विद 2n-1 एलिमेंट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एंड बी। अब नाउ हम कंसिडर करके चलेंगे कि एक एलिमेंट है जो कि ए है, जो जी में है, सच दैट कि ए ई के इक्वल नहीं है, ठीक है। और अगर ए का इन्वर्स ए है तो फिर तो ए कैपिटल ए में चला गया और हमारे पास प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है। बट अगर ए का इन्वर्स ए नहीं है तो ये एक इसमें जाएगा, सेट बी में जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है वो देखो। अब क्योंकि सिंस ए का इन्वर्स ए नहीं है, ए का इन्वर्स ए नहीं है, तो जो ए का इन्वर्स है और उसका भी इन्वर्स है ना, वो भी ए के इक्वल नहीं है। समझ रहे हो कि ए का इन्वर्स और उसका भी इन्वर्स भी, देखो ए का इन्वर्स करो और उसका इन्वर्स करो, क्या आता है? ए आता है, लेकिन वो उसके इन्वर्स के इक्वल नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैंने आपको समझाया कि 2 का इन्वर्स 4 का, 2 का इन्वर्स अगर 4 है तो 4 का इन्वर्स भी 4 नहीं रहा फिर तो, है ना। तो वो भी किस में जाएगा? फिर सेट बी में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है यहाँ से कि अगर ए बी में जा रहा है ना, अगर ए बी में जा रहा है तो उसका इन्वर्स भी बी में जा रहा है। ये मतलब हुआ इसको। तो अगर एलिमेंट खुद जा रहा है बी में तो उसका इन्वर्स भी बी में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करते करते हमारे पास कितने आ गए एलिमेंट्स? बी के अंदर 8 एलिमेंट्स आ गए। तो बी के अंदर अब कितने एलिमेंट्स होंगे? बी हैज़ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर बी के पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए तो हमारे पास कितने एलिमेंट बच गए? एक एलिमेंट बच गया। हमारे पास थे कितने? 2n-1 थे, उसमें से बी में कितने आ गए? इवन। तो इवन आ गए तो कम से कम अब हमारे पास एक एलिमेंट सी ऐसा बच गया जो किस में बिलोंग करेगा?
इस सेट ए में बिलोंग करेगा। किस तरह से कि वो ई के इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं उसका इन्वर्स निकालूँ तो वो खुद के इक्वल है, या फिर अगर मैं उसका स्क्वायर करूँ तो वो ई के इक्वल है, या फिर आप कह दो कि उसका ऑर्डर 2 है। यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी अब इसने सेटिस्फाई कर दी। इसका इन्वर्स निकाला वो ये आया, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2, इसकी स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। इसने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया आपको? आई थिंक आ ही गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। बस ये कंसेप्ट समझ लो और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। लिख तो आप लोगे, ठीक है। लिखना तो सिर्फ बस जो कर रहे हैं उसे लिखना है, वो आप लिख लोगे, मेरे को पता है। बस समझा हुआ होगा तो लिखोगे ना। अभी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, रट्टा थोड़ी ना मारोगे कि ऐसे था, ए ऐसे था, बी ऐसे था, ये केस तब भूल जाओगे। कितने दिन याद रहेगा? रटोगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। समझोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा ये मैथ आपको, ठीक है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 2 लाइन का है। बस ये करवा देती हूँ फटाफट से। 11th भी छोटा सा ये है, ये तो आप ही करोगे। 11th और 12th क्वेश्चन आप करोगे, ये मैं नहीं करवा रही, ठीक है। 11th 12th 14 तो बहुत पहले कहा था। 11th 12th 14 क्वेश्चन आपका काम है करना। आप कभी भी करो, आपकी मर्ज़ी है। 11 12 14 डू इट योर सेल्फ, ठीक है जी। देखो 10th क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट्स 1 and -1 इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन रेशनल्स इज फाइनाइट। ये क्या कह रहे हैं, प्रूव करो कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर किस किस को छोड़कर, 1 को और -1 को छोड़कर, किसमें, किसी में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में 1 और -1 को छोड़कर हर किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट होगा। ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ए कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन अब इन्होंने कहा है ना किसको छोड़कर, 1 और -1 को छोड़कर, यानी कि ए इक्वल नहीं है किसके, ना तो 1 के ना -1 के। यही बोला है कि एलिमेंट ना तो +1 होना चाहिए ना -1 होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखो क्या अब ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि ए की पावर n करने पर ई आ जाए? करेगा ही नहीं। देखो अभी समझाती हूँ। देखो हमने कहा कि भाई ए ना तो 1 है ना ए क्या है, -1 है, ठीक है। तो 1 जो होता है, 1 की पावर 1 करने पर ही हम कहते हैं कि आइडेंटिटी आएगी। ग्रुप का कोई और एलिमेंट लो, अगर ग्रुप में अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 करने पर आइडेंटिटी आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। या फिर -1 करने पर आती है। आप नहीं कहते कि भाई ना तो ए 1 है और ना ही -1 है। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आपका जो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स का ग्रुप होता है ना, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो 1 होता है। क्या होता है? उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, ठीक है जी। तो अब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ऑब्वियसली कि ये एक एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी है तो उस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। ये ए वाला अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो पहले कि क्योंकि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है इस ग्रुप का, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आपको पता है कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, सिंस -1 का स्क्वायर 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, सॉरी 2 की इक्वल है। देखो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि -1 की पावर 2 करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रही है, तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि भाई जो ए एलिमेंट है ना वो ना तो 1 है और ना -1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए की पावर n करने पर आपको क्या 1 मिल जाएगा, क्या आइडेंटिटी मिल जाएगी क्या, 1 की, क्या 1 और -1 के अलावा ऐसा कोई नंबर है कि जिसकी पावर आप कुछ करो और आपको 1 मिल जाए? है क्या ऐसा पॉसिबल? नहीं है ऐसा पॉसिबल। 1 के अलावा कोई नंबर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो,
या -1 के अलावा कोई नंबर ले लो, -1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आ जाता है ना। यानी कि 1 और -1 के अलावा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिसकी पावर आप कुछ करो और 1 आ जाए, नहीं है ना पॉसिबल ऐसा। तो ये कंडीशन आ गई। तो अगर a की पावर n करने पर आपको e नहीं मिलता, यहाँ पे इस 1 को e समझो, ये आइडेंटिटी है ना ग्रुप की। अगर a की पावर n करने पर e नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं कि इसका ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट है, या फिर क्या कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, 0। तो यही तो प्रूव करना था कि नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, उसकी आइडेंटिटी है 1। इसमें नहीं दे रखी बट आपको पता होना चाहिए उसकी आइडेंटिटी है 1। तो भाई ये प्रूव करो कि 1 और -1 के अलावा ना हर किसी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो बस अगर आइडेंटिटी 1 है तो 1 और -1 के अलावा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिसकी हम पावर n करें और 1 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 11th क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0 इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स इज इनफाइनाइट। बिल्कुल ऐसा ही है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। तो कह रहे हैं कि 0 के अलावा प्रूव करो कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो सिर्फ उसी की पावर करने पर आपको आइडेंटिटी मिलेगा ना। किसी और की पावर करने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल ही नहीं सकता, आप किसी की कुछ पावर करो। तो बस इस पे अपनी यही लिखना है। ठीक है, ये ऐसे ही है क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं आते। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए ना, वो रह गए आपके 12th क्वेश्चन में। आपके ना क्या है, बिल्कुल आसान है, पॉजिटिव। ये मैंने आपको शायद करवाया है क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इसका यूज़ तो मैंने करवाया था, थ्योरम में करवाया था। इस वाली थ्योरम में शायद मैंने आपको इसका यूज़ करवाया था, बुक से अलग करवाई थी ना। ये वाला क्वेश्चन ना केस लेकर होगा। पहले तो केस ले लेना, एन अगर 0 है, फिर एन अगर पॉजिटिव है और एन अगर नेगेटिव है, वैसे करके कर लेना, ट्राई कर लेना, ना हो तो मुझे बता देना। ठीक है, 11th 12th और 14th, ये क्वेश्चन बोले ना मैंने आपको। हाँ, 11th 12th और 14th क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है जी, बाकी 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15th में आपको करवाऊँगी। 14 में तो सारा ईजी है, बस अब मेन 13 और 15 क्वेश्चन रह गए जो कि मुझे आपको करवाने हैं। इस वीडियो में नहीं करवाऊँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, करवाऊँगी तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बस 1.2 फिर कंप्लीट हो जाएगी मेरी तरफ से। 13 और 15 क्वेश्चन करवाऊँगी। आपने एग्जाम्पल्स पढ़े या नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, अगर पढ़ लिए हो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, कोई एग्जाम्पल ना समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, फिर मैं वो करवा दूँ। साथ साथ कर लो प्लीज़, क्योंकि मैं आगे पहुंच जाती हूँ, फिर आप पिछली एक्सरसाइज के डाउट पूछते हो तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है आपको रिप्लाई करना। और फिर ये भी मुश्किल हो जाता है कि मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के डालूँ, तो फिर वो मैनेज नहीं हो पाता, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेकेंड चैप्टर पे पहुंच जाऊँ और फिर आप फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो और फिर आप ये भी उम्मीद रख रहे हो कि आपके डाउट्स भी मैं सॉल्व करूँ उस टाइम, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। देखो, इसलिए बोलती हूँ कि साथ साथ कर लो, साथ साथ पूछ लो, मेरे लिए भी इजी रहता है बताना। ठीक है, अभी तो साथ साथ हो रहा है तो मैं आपको बता दूँगी, अभी तो वीडियो भी बना दूँगी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो। फिर कॉन्टीन्यूटी जब छूट जाती है ना, जब वो चैप्टर चला जाता है, पीछे रह जाता है, उसमें फिर दोबारा से पढ़ना, चीज़ें समझना, देखना, वो टाइम लग जाता है। तो इसलिए किसी ने कुछ समझना हो तो समझ लेना है, अगर समझ में आ रहा हो तो बता देना प्लीज़। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लेना। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए डेली डालती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ अपना ध्यान रखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैल रही है, कभी कुछ कभी कुछ, तो सेफ़ रहना। ठीक है, बाय।